आज़ादी के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। सरकार फ्लो ऑफ गुड्स और लीगल कंप्लायंस को आसान बनाने का दावा करती है। हालांकि जीएसटी के तहत मासिक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, जो लीगल कंप्लायंस को बढ़ाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, वैट सिस्टम के तहत ज्यादातर तिमाही रिटर्न दाखिल करने आवश्यक थे। कंप्लायंस और लीगल फॉर्मेलिटीज के बोझ को कम करने के लिए कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर करने के लिए जीएसटी में एक प्रावधान है। यह कंपोजिशन स्कीम लगभग वैट शासन में प्रचलित कंपोजिशन स्कीम के समान है। केवल ऐसे व्यक्ति जो गुड्स की डील में काम करते हैं ऐसी योजना के लिए विकल्प चुन सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स भी कंपोजिशन स्कीम के लिए विकल्प चुन सकते हैं। कुछ वस्तुओं के मैन्युफैक्चरर्स को काउंसिल द्वारा इस योजना से बाहर रखा जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर्स को योजना के दायरे से बाहर रखा जाता है। हालांकि रेस्टोरेंट जो शराब को सर्व नहीं करते वे कंपोजिशन स्कीम के लिए विकल्प चुन सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष में जिनकी कुल कारोबार 1 करोड़ से अधिक नहीं है, वे इस योजना के अंतर्गत योग्य है। कुल कारोबार का मतलब है सभी टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल सप्लाई, छूट वाली सप्लाई और सेम पैन वाले व्यक्ति की गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट का कुल मूल्य। कुल कारोबार में जीएसटी शामिल नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति 2 कंपनियों को खोलता है और संयुक्त कारोबार 1 करोड़ से अधिक है, तो वह कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। अगर कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनना चाहता है, तो उसकी सभी फर्म्स को कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनना चाहिए। इसकी अनुमति नहीं है कि उनकी कुछ फर्म्स कंपोजिशन स्कीम में है और कुछ नहीं है। अगर एक कंपनी कंपोजिशन स्कीम के लिए अपात्र हो जाती है, तो अन्य सभी फर्म्स भी अयोग्य हो जाते हैं। व्यक्ति को गुड्स की इंटरस्टेट सेल नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को केवल इंट्रास्टेट की सेल करने की अनुमति दी जाती है, अर्थात उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जिसमें फर्म रजिस्टर है। व्यक्ति को किसी ई कॉमर्स पोर्टल जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट के जरिए सेल नहीं करनी चाहिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। 1 जुलाई 2017 को व्यक्ति द्वारा स्टॉक में रखे गए गुड्स इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स या भारत के बाहर किसी जगह से इंपोर्ट किए गए या राज्य के बाहर अपने एजेंट या राज्य के बाहर प्रमुख शाखा से प्राप्त नहीं किए गए हैं। व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में उस दिन से एलिजिबल नहीं रहता जिस दिन वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल कारोबार निर्दिष्ट सीमा से अधिक है। यदि वह व्यक्ति इस योजना के तहत कर का भुगतान जारी रखता है, तो वह जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि अधिकारी को यह पता चलता है कि व्यक्ति इस योजना के तहत कर का भुगतान करने के लिए योग्य नहीं है और इस योजना के तहत कर का भुगतान जारी रखता है, तो वह व्यक्ति सामान्य जीएसटी दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और जुर्माना पेएबल टैक्स के बराबर होगा। उचित अधिकारी को फॉर्म जीएसटी CMP 05 में नोटिस जारी करना चाहिए, ताकि इस तरह के डिफॉल्ट करने वाला व्यक्ति ऐसी नोटिस प्राप्त होने के
15 दिनों के अंदर कारण बताए कि किस प्रकार कंपोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी सीएमपी 06 में जवाब देना होगा और उचित अधिकारी को ऐसे उत्तर के 30 दिनों के भीतर फॉर्म जीएसटी सीएमपी 07 के तहत आदेश जारी करना होगा। ऐसे व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं होंगे। नेट टैक्स पेएबल इज इक्वल टू टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय कंपोजिशन रेट। ऐसा व्यक्ति इनपुट क्रेडिट चेन को तोड़ता है, इसलिए यह इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं दे सकता। दूसरे शब्दों में, अगर कोई अन्य डीलर कंपोजिशन वाले डीलर से गुड्स या सर्विस की खरीद करता है तो ऐसे डीलर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो कंपोजिशन स्कीम होलसेलर्स और B2B व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा व्यक्ति जारी किए गए इनवॉइस में अलग से कंपोजिशन टैक्स को चार्ज नहीं कर सकता। यह जीएसटी अधिनियम में नहीं कहा गया है। कंपोजिशन स्कीम के तहत व्यक्ति बाहर के राज्य से गुड्स या सर्विसेज को नहीं खरीद सकता है। बट प्रेजेंट सिनारियो में कंपोजिशन स्कीम में कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से गुड्स खरीद नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे किसी ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से सेल नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों से गुड्स और सर्विसेज की खरीद पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस तरह के व्यक्ति को उनके द्वारा जारी किए गए सप्लाई के बिल के शीर्ष पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन सप्लाई पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए पात्र नहीं शब्द का उल्लेख करना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति प्रत्येक व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित होने वाले हर नोटिस या साइन बोर्ड और प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या व्यापार के स्थानों पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का उल्लेख करेंगे। कंपोजिशन स्कीम में व्यक्तियों को क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने और क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। अन्य सभी सामान्य डीलर्स को मासिक रिटर्न फाइल करने और मासिक भुगतान करने की आवश्यकता होती है। रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी भुगतान की ड्यू डेट तिमाही के अंत से 18 दिनों तक है। इस प्रकार की क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म जीएसटी 4 में दर्ज की जाएगी और इनपुट सप्लाई की जानकारी फॉर्म जीएसटी 4A में उपलब्ध कराई जाएगी। फाइनेंशियल ईयर के अंत के बाद 31 दिसंबर या उसके पहले फॉर्म जीएसटी 9A में वार्षिक रिटर्न दाखिल करना है।
कंपोजिट डीलर को क्वार्टरली रिटर्न्स जमा करना और तिमाही भुगतान करना है, जबकि सामान्य डीलर को मासिक रिटर्न भरना पड़ता है और मासिक भुगतान करना पड़ता है। इससे रिकॉर्ड रखने का कार्य घट जाता है। कंपोजिशन फी 1% पर ग्रहण की जाती है। डीलर ग्राहक से कंपोजिशन फीस का अलग से चार्ज नहीं कर सकता है। अगर व्यक्ति के पास एक उच्च मार्जिन होता है तो अंतिम ग्राहक के लिए लागत भी कम हो जाती है अगर वो कंपोजिशन स्कीम के लिए विकल्प चुनता है। उदाहरण में दोनों डीलर्स 50 रुपए के मार्जिन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कंपोजिट डीलर द्वारा सेल के मामले में ग्राहक को अंतिम लागत 9.33% कम है। ऐसा व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सेल नहीं कर सकता है, जैसा कि पहले चर्चा की गई। इस स्कीम में रजिस्टर्ड व्यक्ति फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सेल नहीं कर सकता। इसलिए जो कि निकट भविष्य में ऑनलाइन सेल या स्कीम बना रहा है, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम योग्य नहीं है। होलसेलर्स के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे सकते और कोई अन्य डीलर इस तरह के व्यक्ति से खरीद नहीं करना चाहेंगे। यदि कोई डीलर ऐसे व्यक्ति से माल खरीदना चाहता है तो यह कर को दुगना कर देगा एंड विल इंक्रीज द कॉस्ट। ऐसा व्यक्ति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर सेल नहीं कर सकता जिसमें वह रजिस्टर्ड है। इससे व्यापार के लिए गुंजाइश कम हो जाती है। यदि व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन ऐसा करना जारी रखता है, तो अधिकारी स्टैंडर्ड रेट के अनुसार टैक्स और टैक्स के बराबर पेनल्टी जमा करने के लिए कह सकता है। यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पालन करने में व्यक्ति गलती करता है तो वह बहुत भारी जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर रहा है और कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनना चाहता है, तो उसे पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 01 में दिए गए विकल्प को चुनना होगा। कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन के बाद कंपोजिशन स्कीम का चुनाव करना चाहता है, उसे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले
फॉर्म जीएसटी CMP 02 दर्ज करना पड़ता है और उसे संबंधित फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ से 60 दिनों के अंदर फॉर्म जीएसटी ITC 03 दर्ज करना होगा। इस तरह की सूचनाएं चुनने के समय केवल एक बार दायर की जानी चाहिए, नॉट इन ऑल फाइनेंशियल ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में उनके द्वारा स्टॉक में रखे जाने वाले गुड्स को एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से नहीं खरीदा जाना चाहिए, और अगर ऐसी खरीद की जाती है तो इस तरह के स्टॉक पर टैक्स का भुगतान किया जाना चाहिए। कंपोजिशन लेवी के लिए प्रभावी तारीख फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी, जिसके लिए फॉर्म जीएसटी CMP 02 में सूचना दर्ज की गई है। यदि व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के समय कंपोजिशन स्कीम के लिए विकल्प चुनता है तो इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन की तारीख होगी। ऐसे व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर उसका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम के तहत स्वीकार नहीं किया गया है तो वह पहले की गई सेल के लिए पूर्ण दर पर कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। जो व्यक्ति इस स्कीम की पात्रता के लिए किसी भी कंडीशन को संतुष्ट नहीं करता है, उस दिन से उन्हें सामान्य दरों पर कर का भुगतान और टैक्स इनवॉइस जारी करना है। ऐसे दिन से 7 दिनों के भीतर फॉर्म जीएसटी CMP 04 में स्कीम से वापसी के लिए एक सूचना फाइल करने की भी आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस स्कीम से वॉलंटरी विड्रॉ करना चाहता है, उसे विड्रॉल की तारीख से पहले फॉर्म जीएसटी CMP 04 दर्ज करना होगा। जीएसटी CMP 04 दर्ज किए गए हर व्यक्ति या जीएसटी CMP 07 के तहत स्कीम को वापस लेने के लिए जारी किए गए व्यक्ति को जीएसटी ITC 01 प्रस्तुत करना है, जिसमें details of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished और finished goods का विवरण शामिल है। उस दिन से जिस दिन से विकल्प वापस ले लिया गया है या जिस दिन से ऑर्डर जीएसटी CMP 07 में पास किया गया है। जीएसटी ITC 01 जिस दिन विकल्प वापस ले लिया गया है या अस्वीकृत हो चुका है, उस दिन से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना है। अधिकारी द्वारा किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र को भेजी गई एक सूचना उसी पैन पर रजिस्टर्ड सभी अन्य स्थानों के व्यापार के संबंध पर एक सूचना माना जाएगा। जहां जीएसटी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति सेक्शन 10 के तहत कर का भुगतान करने के योग्य नहीं है या फिर अधिनियम या इन नियमों के प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह फॉर्म जीएसटी CMP 05 द्वारा मिली सूचना के 15 दिनों के भीतर कारण बताए कि कंपोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प क्यों नकार नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी CMP 06 में नोटिस का जवाब देना होगा। उचित अधिकारी को ऐसे उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर फॉर्म जीएसटी CMP 7 में आदेश जारी करना होगा। या तो वो जवाब स्वीकार करना होगा या विकल्प की तारीख से या घटना की तारीख से सेक्शन 10 के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प को नकार देना होगा, जैसा कि मामला हो।